और अब हम आपको ये चौंकाने वाली खबर बताने जा रहे हैं। वैगनर आर्मी का नाम तो आपने सुना ही होगा। वैगनर, वही वैगनर, रूस की प्राइवेट आर्मी जो पैसा लेकर जंग लड़ती है। वैगनर ग्रुप के भाड़े के सैनिक न सिर्फ रूस के लिए बल्कि विदेशों में भी जाकर अलग अलग देशों के लिए युद्ध लड़ते हैं। करीब 6 महीने पहले वैगनर आर्मी के चीफ प्रिगोजिन की एक हवाई दुर्घटना में सनसनीखेज तरीके से मौत हो गई। अब इसी वैगनर आर्मी का भारत से कनेक्शन सामने आ रहा है। वैगनर आर्मी में भारत के करीब 60 से ज्यादा युवाओं को भर्ती कराया गया है। और खास बात यह है कि ज्यादातर केसेस में यह भर्ती अपनी इच्छा से नहीं बल्कि धोखाधड़ी से हुई है, झांसे मिलाकर भर्ती की गई। ऐसे दर्जनों लोग अब सामने आए हैं, उनके वीडियो सामने आए हैं। अब आपको उनके वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं, उनकी दास्तां बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे धोखाधड़ी के जरिए अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी के नाम पर युवाओं से धोखाधड़ी हो रही है, ठगी हो रही है। उन्हें नौकरी के नाम पर रूस भेजा जा रहा है और वैगनर आर्मी में भर्ती कराया जा रहा है। ऐसे दर्जनों भारतीय युवा हैं जिनको वैगनर आर्मी में भर्ती करने के बाद यूक्रेन में लड़ने के लिए भेज दिया गया, बिना ट्रेनिंग के, बिना हथियारों के। दर्जनों लड़कों को, लड़ाकों को युद्ध के रेड जोन में भेज दिया गया लड़ाकों के तौर पर, जहां उनकी जान जाने का खतरा भी अब मंडरा रहा है। तो एक तरह से जाल में फंसाया गया इन लोगों को। और आपको बता दें कि ऐसे 60 से ज्यादा युवा हैं, ऐसे 60 से ज्यादा युवा हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है और इसी के तहत रूस भेजा गया, वैगनर आर्मी में भर्ती कराया गया, युद्ध लड़ने के लिए रूस यूक्रेन बॉर्डर पर भेज दिया गया, उन्हें झोंक दिया गया लड़ने के लिए। कर्नाटक, तेलंगाना से ये ताल्लुक रखते हैं ज्यादातर युवा, 60 से ज्यादा हैं। युवाओं ने वीडियो बनाकर वापस अपने आप को लाने की गुहार लगाई है। ये वीडियो उन भारतीय युवा ने खुद बनाया जंग के मैदान से और ये कहा है कि उन्हें वापस लाया जाए भारत, उनकी वतन वापसी हो। और आपको सैयद इलियास हुसैनी का वीडियो दिखाते हैं, वही युवा जिसे झांसे में लाकर भेज दिया गया युद्ध के मैदान में। सैयद इलियासी हुसैनी ने रूस यूक्रेन बॉर्डर से ये वीडियो बनाया, वीडियो भेजा है। उसके साथ 4 और लड़के भी हैं। इन सभी को युद्ध लड़ने भेज दिया गया और अब इनकी जान पर खतरा है। तुम लोग का जॉब रहेगा सिक्योरिटी का। नहीं, मैं रशिया आया था जॉब करने के लिए एजेंट के थ्रू। एजेंट का नाम है बाबा और उसका यूट्यूब पे चैनल है बाबा ब्लॉग्स। उसने हमको बताया था कि तुम लोग का जॉब रहेगा सिक्योरिटी का। उसने हमसे सिक्योरिटी का जॉब बोल के और 3 लाख रुपए लिया हमसे। 3 लाख रुपए लेके हमको, और हम लोग रशिया आने के बाद वो हमको आर्मी में डाल दिया। हम लोग 4 दोस्त लोग मिल के लगाए थे। दुबई में उसकी ऑफ़िस है, उसके ऑफ़िस पे जाके बात करके लगाए थे हम लोग। उसने फिर भी बताया कि सिक्योरिटी की जॉब है। इधर आने के बाद हमको मिलिट्री में डाल दिया है। टोटल हम लोग इंडिया से 6 आए थे, 4 हम दोस्त लोग हैं और 2 अननोन हैं, एक गुजरात से और एक कश्मीर से। मेरा नाम मोहम्मद समीर अहमद है। हमको बाबा व्लॉग की तरफ से आए हैं रशिया में और आर्मी में लगाया है पूरा काम। पूरा यूक्रेन बॉर्डर में है हम यहाँ पे। वो फ्रॉड किया है बाबा व्लॉग। बस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुफियान मोहम्मद है। बाबा के ब्लॉग की तरफ से हम लोग रशिया आए थे, हम लोग के साथ फ्रॉड हुआ है। और आइए अब आपको बताते हैं रूस यूक्रेन बॉर्डर पर जंग लड़ने भेजे गए ये युवा आखिर कैसे इस दलदल में फंसते चले गए, किसके जरिए जुड़े, कौन सा वो एजेंट था। एजेंट ने फंसाया, वैगनर में भर्ती कराया। जी हाँ, 18 दिसंबर 2023 को चेन्नई से मॉस्को गए। देखिए पूरी टाइमलाइन आपको बता रहे हैं। फिर 28 दिसंबर 2023 को वैगनर में भर्ती करवाया गया। झांसा ये दिया गया कि सिक्योरिटी जॉब है यहाँ पर रूस में और सिक्योरिटी जॉब के नाम पर यह धोखाधड़ी की गई। कितने रुपए लिए? 3 लाख रुपए लिए युवाओं से। जान जाने का डर अब सता रहा है क्योंकि युद्ध के रेड जोन में इनकी तैनाती कर दी गई, बिना ट्रेनिंग के, बिना हथियारों के। अब मजबूरी यह है कि बिना ट्रेनिंग के वहां पर लड़ रहे हैं और कभी भी उनकी जान पर बना सकती, बहुत बड़ा खतरा है इनकी जान को। ये सबसे बड़ा सवाल है कि अभी कैसे भारत वापस लाए जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध में वैगनर आर्मी के बीच फंसे भारतीय लड़कों के रिश्तेदारों ने भारत सरकार से उन्हें जल्द वापस लाने की गुहार की है। हेल्पर का एग्रीमेंट है बोल के कराया गया, लेकिन जबकि वो मिलिट्री का एग्रीमेंट था। हर 20-20 दिन को एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह लेके गए इनको। जब लास्ट 31 दिसंबर से पहले जो रशिया यूक्रेन के बॉर्डर पे थे, वहाँ से भी लोग कांटेक्ट में थे एजेंट के।
कि हमारे को यूक्रेन बॉर्डर तक ला लिए, हमारे को अब यूक्रेन भेजते शायद कुछ करो बोले, तो वो लोग बोले ये आपको वहाँ नहीं भेजेंगे, इट्स ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। दूसरे दिन उन लोगों को यूक्रेन लेके चले गए वहाँ पर, जिसके बाद से हमारा बच्चा अभी तक कांटेक्ट में नहीं है। हेल्पर सिक्योरिटी जॉब बोल के जो है ना उनको आर्मी की जॉब दी गई। अभी वो वहाँ पे लेटर वेटर साइन हो गया, रशियन लैंग्वेज में था, वो लड़कों को ट्रांसलेट करने के लिए नहीं दिया गया। एजेंट लोग जो है पूरा बोले थे ऑलरेडी, ऑलमोस्ट हम पूरी बोल दिया उसमें तुम सिग्नेचर करो बोल के। अब हम इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट से कि हमारे लड़कों को जल्द से जल्द वापस भारत देश वापस बुलाएं। तो आपने रिश्तेदारों को सुना जो विक्टिम रहे, और आपको ये भी बता दें कि इस मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। जो लड़के वैगनार में भर्ती हुए वो सिर्फ एक रूट से रूस गए, और वो रूट है एजेंट बाबा का, बाबा व्लॉग नाम से, जो कि यूट्यूब से जुड़ा है। आखिर कैसे इन लड़कों को एक चालबाज एजेंट ने फंसाया, आइए अब आपको ये बताते हैं। एजेंट बाबा का ये फर्जीवाड़ा है। देखिए आपको बता रहे हैं, ये एजेंट फैजल खान जिसका असली नाम है और बाबा उर्फ बाबा कहा जाता है, यूट्यूब चैनल चलाता है बाबा व्लॉग्स नाम से। सूफियान बाबा का भाई बताया जा रहा है, और मोइन जो है वो मॉस्को में बैठा एजेंट है, और पूजा जो है, इसमें जो किरदार हैं अलग अलग बता रहे हैं आपको कौन कौन है। पूजा मुंबई में बैठी एजेंट है। अब वीडियो देखकर झांसे में आए ये युवा, ये जो लड़के हैं तेलंगाना से हो या कर्नाटक से, ये झांसे में आ गए। बाबा के यूट्यूब चैनल से झांसे में आए ये लड़के 3 लाख रुपया देकर रूस भेजने की बात हुई, और एज ए सिक्योरिटी में जाने की बात की गई। रूस जाते ही वैगनर आर्मी में भर्ती करा दिया गया, जबरन भर्ती करा दिया गया। रूसी एजेंट हिंदी अंग्रेजी नहीं समझता, युवाओं ने इशारों में ही बात समझाई। अब एजेंट फोन नहीं उठा रहा है। अब जब रिश्तेदार फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एजेंट फोन ही नहीं उठा रहा है। और नौकरी का वादा करके रूस ले जाए गए 12 भारतीय लड़कों के लिए AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी भारत सरकार से उन्हें जल्द वापस भारत लाने की मांग की है। मैं भारत सरकार से, ख़ास तौर से हमारे देश के वज़ीर आज़म जनाब मोदी साहब से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रशिया की हुकूमत से बातचीत करके इन 12 नौजवानों को सेफली वापस भारत को बुलाएं। इनके परिवार के लोग बहुत परेशान हैं। उन लड़कों ने अपना वीडियो भी जारी किया कि कैसे उन पर कई मरतबा जंग के मैदान में उनको छोड़ दिया गया, फायरिंग हुई उनके ऊपर, और उसमें से एक उनके साथी जो लड़का था उसकी हत्या भी हो गई, उसका कत्ल हो गया। तो ये उनके परिवार बहुत परेशान है, और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार किस तरह से कर्ब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार फ़ौरन अपने असर और रसूख़ात को इस्तेमाल करते हुए रशिया की गवर्नमेंट से कहेंगे और इन नौजवानों को सेफली बहिफाजत भारत को लेकर आएंगे। और इस खबर पर, इस पूरी घटना पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी मनीष झा इस वक्त जुड़ गए हैं, और साथ ही हमारे साथ एक और शख्स जुड़ रहे हैं, सलमान सैयद साहब जुड़ रहे हैं। आप रूस में फंसे सूफियान के भाई हैं। जिस सूफियान को रूस भेज दिया गया और वैगनार में जबरन भर्ती करा दिया गया, उनके भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सलमान सैयद। सलमान सैयद जी, स्वागत है आपका TV9 में। मैं आऊँगी आपके पास, लेकिन मेरे सहयोगी मनीष झा भी जुड़े हुए। मनीष, जल्दी से ये बताइए कि भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ आगे कदम उठाने की बात कही जा रही है, क्योंकि ये गुहार पहुंची है परिजनों की। देखिए निधि, यही कारण है कि भारत सरकार लगातार ये बात कहती रही है कि अगर आप विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, तो फिर भारत सरकार द्वारा जो रजिस्टर्ड एजेंसी है, जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, उनके जरिए जाइए, ना कि किसी बाबा ब्लॉग और पूजा के चक्कर में आप नौकरी लें और फिर पता नहीं कौन सा एग्रीमेंट करें और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए जाए। तो एक तो पहली बात यह है। दूसरी बात है कि केवल रूस में ही अगर देखें तो बहुत सारे भारतीय नौकरी करने जाते हैं, लेकिन जब आप प्रॉपर चैनल से जाते हैं तो वैसी स्थिति में इस बात की गुंजाइश नहीं होती है कि आप इस तरह से ठगे जाएं और आपको नौकरी दी गई कुछ और कहकर और फिर नौकरी करवाई जा रही है कहीं और, रूस यूक्रेन के बॉर्डर पर। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि चाहे वैगनर आर्मी के हेडक्वार्टर में जब मैं गया था, तब मैंने उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी पूछा था कि आपके यहाँ जो लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, क्या उसमें भारतीय भी आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा बहुत सारे लोग भारतीय लोग एप्लीकेशन के लिए दायर करते हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत कंसिडर नहीं कर रहे हैं।
इसलिए मुझे ताज्जुब होता है कि ये कैसे वैगनर तक पहुंच गए, इनको कैसे वैगनर में नौकरी मिल गई। और जो तीसरी बात है, ना केवल वैगनर बल्कि रूसी वॉर जोन में रहकर मैंने बहुत सारे ऐसे बटालियन से, जो प्राइवेट बटालियन है, उनसे भी बात की थी। उन सब का कहना था कि हम लोग दुनिया के अलग अलग देशों से जो लोग यहाँ पर नौकरी करना चाहते हैं उन्हें हम रिक्रूट करते हैं, बतौर सोल्जर रिक्रूट करते हैं, 2.5 से 3 लाख रुपए महीने की सैलरी भी ऑफर करते हैं। और देखिए, रूस यूक्रेन जंग एक ऐसा जंग है जिसमें हमने देखा है कि दोनों तरफ से कैसे विदेशी लड़ाकों की भर्ती की जाती है। 2.5 लाख रुपए महीने, 3 लाख रुपए महीने में भर्ती है। तो लोग इस लालच में आ जाते हैं और फिर वो गलत एजेंसियों के चक्कर में फंसकर यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अच्छा होता है कि अगर वो सही तरीके से जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत सरकार इस पूरे मामले को देख रही है। और फिर जो भारत की एम्बेसी है मॉस्को में, वो भी लगातार इस मामले पर पूरी डेवलपमेंट पर निगाह बनाए हुए हैं। मुझे लगता है कि जल्द से जल्द मनीष, आप हम तक पहुंचा रहे हैं कि भारत सरकार इस मामले में एक्टिव है, ये केस उन तक पहुंचा है। सलमान सैयद साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपको आपके भाई ने कभी इस तरह से शेयर किया कि कोई नौकरी के लिए पैसा मांग रहा है और यूट्यूब के लिए यूट्यूब से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि जिस एजेंट का, जिस पर आरोप है, उसका नाम बाबा व्लॉगर है, वो यूट्यूब चैनल चलाता था और उसी के जरिए झांसे में फंसाया गया। हुआ क्या, थोड़ा खुलकर अगर आप बता पाए। मेरा नाम सलमान सैयद है, मैं सुफियान का बड़ा भाई हूँ। मेरा भाई 17 दिसंबर को दुबई गए थे और गुलबर्गा के 3 बंदों के साथ। तो बाबा जो है, इसके साथ कनेक्ट दुबई में हो गए थे और इन्होंने रशियन आर्मी के लैंग्वेज में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए थे और इन्होंने खास करके बोला था कि किसी को बताना मत जब तक आप रशिया पहुंचते नहीं। तो हमारे भाई लोग ने किसी से शेयर नहीं किया। जब उनकी टिकट आ गई तो तभी 8 दिन पहले उन्होंने बताया कि टिकट आई है और जाना है। और इसने पेमेंट वगैरह सब जो भी डिटेल ऑनलाइन ही ले लिए थे। कितना और पेमेंट किया गया? 3 लाख पेमेंट ले लिए। हर युवा से अलग, इंडिविजुअल से? हाँ, हर इंडिविजुअल से, एक बंदे से। और कहा क्या गया कॉन्ट्रैक्ट में कि किस तरह की नौकरी है? नौकरी जो है हेल्पर की नौकरी रहेंगी और सिक्योरिटी की आपको रशियन का 6 महीना बाद सिटीजनशिप भी मिलेगा और बोनस वगैरह भी मिलेगा पर मंथ 50,000 वगैरह। तो ऐसा पैसे की लालच देके इनको बुला लिया था। तो पैसे दुबई पहुंच के दिए आपके भाई ने? हाँ, मेरा भाई है सुखी। तो पैसे जो दिए, रकम जो दी गई 3 लाख रुपए, वो दुबई पहुंच के दिए? दुबई में रहते थे ऑलरेडी, एक कंपनी में काम करते थे जी। तो वहां से बाबा ने कनेक्ट किया उनको, मिलने के बाद उनका पूरा ब्रेन वॉश किया कि आप यहाँ पे 30-40 हजार क्या कमाते हो, मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको रशिया भेजता हूँ, पर मंथ 1.5 लाख रुपए फी आपका इनकम रहेगा। तो ऐसा सब इनको पहले के वीडियोस बना के। तो दिसंबर से लेकर अब संपर्क हुआ है सैयद साहब? एक बार हो गया था, जब जाने के बाद इनको कैंप में रखा था। जैसे रशिया पहुंचे तो बाबा व्लॉग ने ही वीडियो बनाया था कि आराम से पहुंचे है, बाबा व्लॉग के जरिए से हम लोग रशिया पहुंच गए। तो इसी ने वीडियो बना के मंगवाया था, तो वो वीडियो हमारे पास आ गया था। तो उसके बाद फिर इन्होंने ट्रेनिंग के लिए भेजा। तो हमने पूछा बाबा से कि ट्रेनिंग क्यों दे रहे, तो उन्होंने बताया कि वॉर वगैरह होते हैं तो ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग होने के बाद मॉस्को सिटी में आ जाएंगे और दूसरा जो भी है काम चालू हो जाएगा। लेकिन तो बाद में इनको आगे बढ़ा भी उनके साथ हुआ, कोई ऐसी बात भी कही? टॉर्चर तो उनको ऐसे सस्पेंस में रखा कि आप टेंशन मत ले लिए, आपको दूसरा जॉब जो हेल्पर का है वो मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ है नहीं, डरने की कोई चिंता मत करिए। और अगर आप तो एजेंट को फोन कर रहे हैं तो कोई जवाब आ रहा है एजेंट का? एजेंट को संपर्क किया आपने? एजेंट को संपर्क किया तो बताता है कि हम लोग इंडियन एम्बेसी से बात कर रहे हैं, आपको दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे। लेकिन ऐसा बताने में 1 महीना चला गया। तो इसके लिए हम लोग अभी बात उठा रहे। अभी संपर्क नहीं हो पा रहा आपके भाई से? हाँ, पिछले 15-20 दिन से संपर्क में नहीं है और बातचीत, कुछ मैसेज वगैरह भी नहीं हो गए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, पूरी जो इस वक्त स्थिति है वो बताने के लिए। तो एक जो भाई है इनका, वो फंसा हुआ है वहाँ पर और इस तरह से झांसा देकर, नौकरी का झांसा देकर वहाँ पहुँचा दिया।
उनकी आप बीती आप सुन रहे थे। मनीष, आपका भी धन्यवाद। इसमें भारत सरकार इस वक्त किस तरह से सक्रिय है, क्या कदम आगे उठाएगी, इसको बताने के लिए शुक्रिया। विशाखापट्टनम में सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज मिलन 2024 चल रही है। जी हाँ, 51 देशों की सबसे बड़ी नेवल ड्रिल की तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको लगातार दिखा रहा है। मिलन 2024 में पहली बार INS विक्रमादित्य विक्रांत एक साथ समंदर में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। नौसेना के दोनों युद्धपोत अपनी अचूक क्षमता, अदम्य प्रदर्शन से बड़े बड़े देशों को चौंका रहे हैं। INS विक्रांत के डेक पर पहुंचा TV9 भारतवर्ष। पहली बार आप INS विक्रांत के डेक से देखेंगे भारतीय नौसेना की ताकत। INS विक्रांत का डेक कैसा दिखता है और कौन कौन से फाइटर जेट्स हैं यहाँ पर बेड़े में, हेलीकॉप्टर इस पर तैनात हैं, एक तस्वीर आपके सामने होगी। मिलन एक्सरसाइज में 51 देश शामिल हो रहे हैं, जिसमें यूके, अमेरिका और सबसे बड़ी बात करें तो फ्रांस की आर्मी के सबसे ज़्यादा साजो सामान आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं भारत की स्वदेशी ताकत INS विक्रांत के ऊपर, जिसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो 262 मीटर है, यानी कि इतना लंबा एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पर 30 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट एक बार में प्लेस किए जा सकते हैं। यानी कि समंदर के बीचों बीच, एक बार हम समंदर का व्यू भी आपको दिखा देते हैं कि समंदर के बीचों बीच तैरता ये INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ एक तरीके से इतना बड़ा साजो सामान लेकर चलता है। और आपको यहाँ पर हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे ईस्टर्न कमांड में पहली बार आया ये भारत का बाहुबली कैसे अपनी धाक जो है वो जमा रहा है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं इसकी ताकत। कोचिन शिपयार्ड में बने INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है, वहीं इसकी चौड़ाई भी करीब 62 मीटर है। यह सबसे बड़ा आपको बता दूं कि 59 मीटर ऊंचा है और इसकी बीम 62 मीटर है। युद्धपोत में 14 डेक है और 1700 से ज़्यादा क्रू को ये एक साथ लेकर चलता है और 2300 कंपार्टमेंट्स हैं। इनमें महिला अधिकारियों के लिए अलग से केबिन भी बनाए गए हैं। इसके अलावा इसमें ICU को लेकर एक मेडिकल फैसिलिटी भी दी गई है। और ये 40,000 टन के वजन का ये INS विक्रांत भारत की स्वदेशी ताकत को दिखा रहा है। INS विक्रांत की असली ताकत सामने तब आती है ये जब समुद्र में तैरता है बीचों बीच, जहां इसकी अधिकतम स्पीड 28 नॉट तक होती है, यानी करीब 51 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी सामान्य गति 18 नॉट्स यानी कि 33 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर एक बार में 7500 नॉटिकल मील यानी 13,000 प्लस किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इतना ये ताकतवर ये स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। ये युद्धपोत एक बार में 30 एयरक्राफ्ट ले जा सकता है। इसमें MiG-29 के फाइटर जेट्स आपके सामने जो एक तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप ठीक सामने ये देखिए MiG-29 एयरक्राफ्ट कैरियर, इसको बीचों बीच प्लेस किया गया है और ये खासतौर से नौसेना के लिए ही डिज़ाइन किया गया एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये भी इस पर रहता है और इसके अलावा जो तमाम हेलीकॉप्टर्स होते हैं ऑपरेशंस के लिए वो भी इसमें लगाए जाते हैं। इसमें इसके साथ ही कामोवेव 31 अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स, MH-60R सीहॉक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और HAL द्वारा निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी शामिल है। नौसेना के लिए भारत में निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA यानी कि तेजस जो है वो भी इसका हिस्सा है। तो इस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं कि मिलन एक्सरसाइज में किस तरीके से हमारा ये एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हो रहा है और इसके साथ ही साथ INS विक्रमादित्य भी शामिल हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की शक्ति मिलन एक्सरसाइज में साफ तौर पर दुनिया के सामने है और ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये उसमें शामिल है। और इसके अलावा फ्रांस की भी आर्मी के जो फ्रांस की नेवी के भी जो बेड़े में तमाम तरह के जो युद्धपोत हैं, अमेरिका के जो युद्धपोत हैं, इसके अलावा इटली और हमारे जो मालदीव्स है, बांग्लादेश है, तमाम कंट्रीज़ के जो वॉरशिप्स हैं वो इस एक्सरसाइज का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत की स्वदेशी ताकत इस एक्सरसाइज में खास तौर से नज़र आएगी क्योंकि दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर इस एक्सरसाइज का हिस्सा बने हैं। तो अंजू निर्वाण की ये स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी विशाखापट्टनम से। और ध्रुव हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। ये भारत में निर्मित मोस्ट एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर के अंदर से हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं ALH हेलीकॉप्टर के अंदर उसकी कॉकपिट पर मौजूद हूँ।
हमारी जो मरीन सिक्योरिटी होती है, मरीन टाइम सिक्योरिटी को खास तौर से मेक श्योर करता है। ये LH स्वदेशी हेलीकॉप्टर है, मार्क 1 जो उसका वर्जन है उसके अंदर इस वक्त हम मौजूद है और हमारे साथ उसके पायलट जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। थैंक यू। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन विजय से कहूँगी एक बार अंदर का थोड़ा सा इधर एक बार आप थोड़ा सा व्यू दिखाएं। कॉकपिट के बारे में भी हम सर से थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि सर हम कॉकपिट पर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताइए हल्का सा कैसे इट विल वर्क। आपके सामने टू द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में आपके जो है ऑल्टीमीटर, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में आपको आपका ऑल्टीट्यूड दिखाता है एंड मिडिल में है आपका आर्टिफिशियल हॉराइजन, तो आपको आपका हॉराइजन ऊपर नीचे आप कितना डिग्री ऊपर नीचे जा रहे हैं वो दिखाते हैं और इसका ओके एंड दिस वन इज आपका स्पीड, स्पीड उसके नीचे आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो एंड बाकी सारे इंजन कंट्रोल्स एंड इंजन रिक्वायरमेंट्स। सर, हम देख रहे हैं ये LH हेलीकॉप्टर के अंदर इस वक्त हम हैं। हमारी जितने भी समुद्री सीमाएं की जो सुरक्षा है ये उसको मेक श्योर करता है, तमाम तरह के ऑपरेशंस करता है। थोड़ा सा इस हेलीकॉप्टर के बारे में हमें बताइए जो कि किस तरह से आप क्योंकि इसको फ्लाई करते हैं आपको इसके बारे में बेहतर पता है। मैम, as you said, it's we call it ALH Advanced Light Helicopter, इंडियन नेम है ध्रुव। इसका अलग अलग वर्जन से HAL ने बनाया हुआ है इंडिजिनियस, तो आई एम प्राउड टू से इट इज़ लाइक वन ऑफ आवर ओन। एंड जैसे हमने मार्क 1 से शुरू किया, एक मार्क 1 का कॉकपिट है, आप देखें तो पूरा के पूरा एनालॉग डायल्स आपको दिखाई देगा। इसका आगे मार्क 2, मार्क 3 वर्जन अलग अलग है। मार्क 3 वर्जन में इट्स कम्प्लीटली ग्लास कॉकपिट एंड इट्स अ स्टेट ऑफ द आर्ट डिज़ाइन। जैसे देखा जाए तो आपको कहीं पे भी ले जाने के लिए वो काबिल है एयरक्राफ्ट। ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है एंड इट्स केपेबल ऑफ कैरिंग अराउंड 5 टन 5.5 टन एंड अप टू लाइक एक बार आपने फ्यूल कर दिया है एंड इट कैन गिव एन एंड्योरेंस ऑफ 3.5 hours एंड more, like if you can fit into an ox tank it can give you more. And the most versatility of this is a utility helicopter. Versatility of the helicopter is you can change the role as quick as anything else, like it can be a search and rescue helicopter for the normal operations when we are deployed. We'll be giving search and rescue operations for those who are out in the sea. But if you want to make it to a SAR helicopter, that's also possible. If you want to do a cargo transportation from one place to another, that's also possible. If you want to rescue somebody from where you cannot land, you have a winch boom rescue hoist available. It can pick you people from down in the water or down the well from, and we can pick them. It's a multi-role helicopter per se. ओके, तो सर मल्टी रोल पर्पस से इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, इसको फ्लाई करते हैं। ये मैं क्योंकि इसके 3 वर्जन ऑलरेडी आपने बताया, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 है। अभी हम मार्क 1 के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर हम इसकी एयर फ्लाइंग कैपेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें, कितनी स्पीड से ये फ्लाई कर सकता है, क्या इसकी शक्ति है? मैम, इसका कैपेसिटी ऐसा देखा जाए तो एयरक्राफ्ट इज केपेबल ऑफ कैरिंग 5.5 टन और मे बी इट कैन गो अप टू 3.5 hours in the air. But it's all depends on whether like how load you want to carry. Depending upon that, your fuel will reduce. That will reduce your range. So it's a trade-off between all the three, and we calculate as per your mission, as per your operations. You calculate what you want. Like you want to carry more load, or you want to carry more fuel, or you want to reach more. सर, जिस तरीके से ये मिलन एक्सरसाइज का भी हिस्सा है, आपका सर किस तरीके से इस एक्सरसाइज में आपका क्या रोल है, या हम कहें कि जो पूरा जब आप लोग फ्लाइंग करते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि आपके सामने दूसरे देश के भी एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, तो कितना चुनौतीपूर्ण है? It is actually competitive when we are planning. It depends on the mission to mission. Like it's a planning. We plan for all the missions well in advance. It depends mission to mission. It depends where you're operating, with whom you are operating, in which mission you are operating. So. और आइए अब INS विक्रांत के डेक से आपको दिखाते हैं रोमियो का रोमांच। रोमियो के नाम से मशहूर MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन के अलावा निगरानी, सूचना, टारगेट सर्च, बचाव, गन फायर और लॉजिस्टिक सपोर्ट में कारगर होता है। देखिए ये भी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त हम INS विक्रांत पर मौजूद हैं और INS विक्रांत पर तैनात है MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर, जो कि इंडियन नेवी की फ्लीट का सबसे मजबूत सिपाही के तौर पर जिसे देखा जा रहा है। एक बार हम आपको इसकी खासियत बताते हैं कि ये किस तरह का हेलीकॉप्टर है।
नेवी का ये सबसे खास हेलीकॉप्टर है। नेवी ने INS विक्रांत पर रोमियो की लैंडिंग का कुछ समय पहले वीडियो भी ट्वीट किया था और मिलन एक्सरसाइज का भी ये एक हिस्सा है। रोमियो को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। भारत ने 24 हेलीकॉप्टर 90.5 करोड़ डॉलर में खरीदे हैं और अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप फरवरी 2020 में भारत आए थे, उसी दौरान PM मोदी ने इन्हें खरीदने के लिए सौदे पर हस्ताक्षर किए थे और अमेरिका ने जुलाई 2022 में पहली बार 2 रोमियो भारत को सौंपे थे और 2025 तक सभी 24 चॉपर्स की भारत में डिलीवरी हो जाएगी। 12,000 की फीट की उड़ान ये भर सकता है। रोमियो पर ऐसे कई सेंसर और रडार लगे हैं जो दुश्मन के हर हमले की जानकारी देते हैं। इसे उड़ाने के लिए 3 से 4 क्रू मेंबर्स की ज़रूरत होती है। इसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक के टर्बो शिफ्ट इंजन लगे हैं जो टेक ऑफ के समय 1410 × 2 किलोवाट की ताकत पैदा करते हैं। ये एक बार में 830 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। ये 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। रोमियो के नाम से मशहूर MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन के अलावा निगरानी, सूचना, टारगेट सर्च और बचाव, गन फायर और लॉजिस्टिक सपोर्ट में कारगर है। यह हेलीकॉप्टर दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने के अलावा जहाज़ों को खदेड़ने और समुद्र में सर्च अभियान करने में कारगर है। तो ये बेहद शक्तिशाली हेलीकॉप्टर है और इन हेलीकॉप्टर्स की मदद से घरेलू स्तर पर भारत की सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है और तमाम तरह के जो मरीन ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशन को करने में ये भारत की नेवी की शक्ति को कई गुना बढ़ा रहा है और लगातार इसकी डिलीवरी हो रही है और टोटल 25 हेलीकॉप्टर जो है हमारी नेवी के बेड़े में शामिल होंगे रोमियो हेलीकॉप्टर। अंजू रिवाड़ की आपने स्पेशल रिपोर्ट देखी किस तरह बेजोड़ है रोमियो। अब आपको दिखाते हैं MiG-29 फाइटर जेट को जो लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलों से लैस है। MiG-29 250 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ठिकानों पर वार करने में सक्षम है। देखिए हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण की एक और स्पेशल रिपोर्ट। और INS विक्रांत की फ्लीट का सबसे मजबूत सिपाही या उसके लड़ाकू बेड़े का सबसे सक्षम एयरक्राफ्ट है MiG-29K। और इस वक्त ठीक आप मेरे सामने ये जो एयरक्राफ्ट देख रहे हैं ये MiG-29K एयरक्राफ्ट है जो कि INS विक्रांत का वो सिपाही है जो दिन और रात उड़ सकता है और हमारी मरीन की आसपास या हमारी समुद्री सीमाएं की जो सुरक्षा है ये उसको मेक श्योर करता है। हवा में ये जब उड़ता है तो भारत की शक्ति को ये दर्शाता है और मैं आपको बता दूं कि डे एंड नाइट ऑपरेशंस इससे किए जा सकते हैं और ये इतना शक्तिशाली एयरक्राफ्ट है। MiG-29K लड़ाकू विमान एक बेहद उन्नत विमान है जो किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। यह ध्वनि से दोगुनी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है और ये अपने वजन से 8 गुना ज़्यादा भार लेने में सक्षम है। 65,000 फीट की ऊंचाई पर यह बड़ी ही आसानी से उड़ान भर सकता है। रात के समय एयरक्राफ्ट कैरियर पर किसी विमान का उतरना नौसैनिकों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण माना जाता है क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा होता है। INS विक्रांत पर ये तैनात ये जो एयरक्राफ्ट है ये MiG-29K है जिसके सामने इस वक्त हम मौजूद हैं और पायलटों और जेट की गति से तालमेल बैठाना बेहद मुश्किल चुनौतीपूर्ण काम होता है लेकिन ये किया जाता है। इससे पहले तेजस विमान जो है नौसैनिक वर्जन ने INS विक्रांत पर सफलतापूर्वक वो भी एक बार लैंडिंग कर चुका है तो यानी उसकी भी लैंडिंग करके देखा जा चुका है और यहाँ पर अभी हम आपको MiG-29K दिखा रहे हैं कि कितना शक्तिशाली ये एयरक्राफ्ट है। और MiG-29K विमान जो है आगे भी 10 से 15 सालों तक कारगर रहेगा और हम आपको ये दिखा रहे हैं MiG-29K चौथे जनरेशन के हाईटेक विमान है जो नेवी के डिफेंस मिशन में जो जितने भी डिफेंस मिशन होते हैं उनमें बेहद कारगर है। किसी भी मौसम में बराबर क्षमता के साथ काम करने वाले ये विमान समुद्र और ज़मीन पर एक जैसा वार कर सकते हैं। MiG-29K में मल्टी फंक्शन डिस्प्ले, डिजिटल स्क्रीन और ग्लास की कॉकपिट है। तो एक बार हम ज़रा मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी विजय से कि विजय चलिए एक बार दिखाते हैं हम इसको MiG-29K की जो कॉकपिट है जहाँ पर
पायलट्स जो होते हैं, जो बैठते हैं। और यहाँ पर आप देखिए इसकी जो कॉकपिट है, बेहद शक्तिशाली ये एयरक्राफ्ट है। इसकी कॉकपिट हम आपको दिखा रहे हैं और मैक 29K में मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले है, डिजिटल स्क्रीन है, ग्लास की कॉकपिट है। पहले इसका जो वर्जन खरीदा गया था उसे बाद में अपग्रेड किया गया, इसके चलते इसकी मारक क्षमता भी बढ़ी है। अब मैक 29K हवा से हवा और हवा से ज़मीन और एंटी शिपिंग अभियानों को भी अंजाम दे सकता है, यानी कि समुद्री सतह पर मार करने में भी ये सक्षम है, जिसके चलते नेवी अपने साथ इसे जोड़े रही है और इसे अपनी जो फ्लीट का सबसे मजबूत हिस्सा, अपनी फ्लीट का सबसे मजबूत सिपाही इसे बनाया हुआ है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं मैक 29K विमान, जिस पर जो कि तैनात है INS विक्रांत के साथ, और उसकी फ्लीट का सबसे मजबूत सिपाही इसे माना गया है। और ये देखिए, हम एक बार इसके व्हील्स भी आपको दिखा रहे हैं, कितना मजबूत ये एयरक्राफ्ट है। और इसको ख़ास तौर से तमाम तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं नेवी के, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एवलांच आया है। बर्फीले तूफान में कई पर्यटक बताया जा रहा है लापता हो गए हैं। कुछ विदेशी पर्यटक भी लापता हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, एक बड़ा एवलांच आया है, बर्फीला तूफान जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में, जहां पर अब से कुछ दिन पहले भारी बर्फबारी हुई थी। अब एवलांच आने की खबरें हैं। महराज अहमद हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। महराज, क्या जानकारी मिल रही है इस एवलांच के बारे में? बिल्कुल बता दें, अभी तक ये बताया जा रहा है कि जो इस एवलांच में पर्यटक फंसे हुए थे, इसमें से जो विशेषकर है 3 जो फॉरेन टूरिस्ट है वो स्काईर्स बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक को अभी तक जो है बिल्कुल खोजा गया है और हालांकि वो जख्मी है और इनको तुरंत जो है चिकित्सा के लिए जो है पहुंचाया गया है। बता दें आपको 2 अन्य जो है उनकी तलाश अभी भी जारी है। इस पूरे अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस की, बारामूला पुलिस और 18 RR और साथ में जो हाई ऑल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल के कर्मी है वो जुट गए हैं और कोशिश की जा रही है जो मिसिंग पर्यटक हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। विशेषकर इसमें स्काईर्स ही फंसे हुए हैं और अभी तक जो है जो सर्च ऑपरेशन है उसकी रफ्तार है वो तेज कर दी गई है। जी निधि। जी महराज, कितने विदेशी पर्यटक बताए जा रहे हैं? बिल्कुल, जो पहली प्राथमिक रिपोर्ट थी उसमें 7 जो है विदेशी जो स्काईर्स थे उनकी जो है इतला मिली थी, लेकिन अभी तक जो अधिकारियों का कहना है उनका स्पष्ट जो संख्या है वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन अभी तक यही बताया जा रहा है कि 3 स्काईर्स जो थे वो इसमें फंसे हुए थे। जी ठीक, बहुत धन्यवाद महराज आपका जानकारी देने के लिए। और एवलांच में 3 विदेशी पर्यटक भी लापता हैं, जानकारी दे रहे थे महराज अहमद घाटी से। और एक विदेशी पर्यटक का रेस्क्यू किया गया है, जो इस वक्त जानकारी मिल रही है, बड़ा अपडेट मिल रहा है। एवलांच आया है और एक विदेशी पर्यटक को बचा लिया गया है, रेस्क्यू किया गया है।